हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में क्लास 11th का यूनिट 8 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इस यूनिट को अगर आप थारोली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें, तभी आपको इस यूनिट की जो है थरोली अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। इस यूनिट में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वे हैं डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी, functions of skeletal system, classification of bones and types of joints, properties and functions of muscles, function and structure of respiratory system and circulatory system, equilibrium, dynamic and static, center of gravity and its application in sport। तो स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। सो लेट अस फर्स्टली कम टू नो अबाउट द एनाटॉमी। एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना एंड टोमे। एना मीन्स apart and tome means to cut. It means to cut apart. Anatomy is the branch of biology and it deals with the study of structure, shape, size, weight and location of all the organs of the human body। एनाटॉमी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है और ये ह्यूमन बॉडी की जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी शेप, साइज, वेट, लोकेशन की स्टडी करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा हार्ट है, तो हार्ट हमारी बॉडी का एक ऑर्गन्स है, तो हार्ट की शेप क्या है, इसका साइज क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Now next is physiology. Physiology is derived from the Greek word physio and logos. Physio means function and logos means study. It means study of the function of human body organs, that how the organs of the human body function। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है, तो हार्ट की जो फंक्शनिंग की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। Next is kinesiology. Kinesiology is also derived from the Greek word kinesis and logos. Kinesis means motion or movement and logos means study. So kinesiology is the study of motion or study of movement of the human body. Human body जो भी movement करती है उसकी स्टडी को हम kinesiology कहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में किनेसियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गेम एंड स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए किनेसियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो किनेसियोलॉजी के थ्रू हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो एथलीट है उसकी मूवमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। Next is importance of anatomy, physiology and kinesiology in sports. So first point is anatomy provides the knowledge of structure of various organs. एनाटॉमी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी की शेप कैसी है, उसकी बॉडी का वेट क्या है, जिससे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर सिलेक्शन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई शॉर्ट स्टेचर पर्सन है जिसकी हाइट छोटी है और वेट में थोड़ा हैवी है, तो वो पर्सन जो है वो वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है या रेसलिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जो पर्सन जिसकी हाइट लंबी है और वो पतला है, तो वो पर्सन जो है एथलेटिक्स के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में।
इसी तरह से जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर कौन सी टाइप के फाइबर हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं या स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, क्योंकि हर एक गेम की अलग डिमांड होती है। अगर किसी पर्सन के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा है तो वो पर्सन फास्ट परफॉर्म करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और किसी पर्सन के अंदर अगर स्लो ट्विच फाइबर है तो वो पर्सन जो वो एक्टिविटी जो लंबे समय तक परफॉर्म की जाती है उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए जब हमें ये पता चलता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी बॉडी की शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी का वेट क्या है, तो हमें उसकी किसी गेम में सिलेक्शन करने में हेल्प मिलती है, परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। Next point is physiology provide the knowledge of function of various system of athlete। फिजियोलॉजी के द्वारा ये पता चलता है कि एथलीट के जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या उनकी एबिलिटी है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। और जब उनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उस ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट पड़ा है इस ट्रेनिंग का, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमें फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी। तो फिजियोलॉजी की हेल्प से हम स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस है उसको देख सकते हैं, उसकी बॉडी के जो सिस्टम है उनके अंदर क्या इफेक्ट पड़ा है एक्सरसाइज का, या फिर उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज जो है वो या कौन सी गेम जो है वो सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जो है ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट इज यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज का होना जो है एक स्वाभाविक सी बात है। इंजरीज होती रहती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन इसको हम किसी हद तक जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये बहुत ही हेल्पफुल है इंजरीज को प्रिवेंट करने में। कैसे कि अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो उन बॉडी पार्ट के जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट के अंदर जो है हेड गार्ड जो है वो डाला जाता है, या फिर जो है लेग गार्ड डाले जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग गेम्स में जरूरत पड़ती है, कहीं चेस्ट गार्ड की जरूरत पड़ती है, कहीं एल्बो गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, शिन गार्ड की जरूरत पड़ती है कुछ गेम्स के अंदर। तो अलग अलग गेम्स में अलग अलग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करके इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी। नेक्स्ट सर्व्स इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन की हमें कब जरूरत पड़ती है, जब कोई पर्सन को इंजरी हो जाती है और कुछ टाइम जो है वो इंजरी के दौरान प्रैक्टिस नहीं कर पाता, उसका जो बॉडी पार्ट इफेक्ट हो जाता है उसको दोबारा पहले जैसी पोजीशन में लाने के लिए रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो ट्रेनर है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बॉडी पार्ट्स की, कि लिगामेंट्स कहाँ हैं, टेंडन्स कहाँ हैं, बोन्स कहाँ हैं, जॉइंट्स कहाँ हैं, कौन सी बोन है, कौन सा जॉइंट है, जिससे कि वो प्रॉपर उस ऑर्गन्स की मूवमेंट करके जो एथलीट जो इंजर्ड है उसकी रिहेबिलिटेशन कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। आपने स्पोर्ट्स के अंदर देखा होगा कि अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और अलग अलग फिजियोलॉजिकल लिमिट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अगर हमें अच्छे से नॉलेज होती है तो हम जो एथलीट हैं उनका सिलेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए कोई एथलीट की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हाइट अच्छी हो, उसको हम सिलेक्ट करते हैं जिसकी कार्डियो वेस्कुलर एंडोरेंस जो है वो अच्छी हो, और उसकी जो स्लो ट्विच फाइबर्स जो हैं उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उस प्लेयर का अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसी तरह से अगर हमने वेट ट्रेनिंग के लिए अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए जो है हमें शॉर्ट हाइट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए जो है फास्ट ट्विच फाइबर्स जो है वो
रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और अलग अलग फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, तो अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी तो हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, जो एथलीट है उसके अंदर कौन से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की जो है कमी है, स्पीड कम है, स्ट्रेंथ कम है या एंडोरेंस कम है, अगर हमें इसका पता चल जाता है तो ट्रेनिंग अगर हम उस बच्चे की उसी के अकॉर्डिंग देंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। नेक्स्ट इज हेल्प टू नो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। आपने देखा होगा मेल और फीमेल दोनों के बीच में काफ़ी फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हैं। आप अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखें तो जो फीमेल हैं उनकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो फीमेल हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी तो हमें मेल और फीमेल्स के डिफरेंसेस में भी पता चलेगा। हेल्प टू नो अबाउट द केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उन केमिकल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस के अंदर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी तभी हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू प्रोवाइड फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स के अंदर इंजरीज जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन को होती रहती हैं, तो उसकी फर्स्ट एड किस तरह से दी जानी चाहिए ये तभी पॉसिबल होगा जब जो स्पोर्ट्स ट्रेनर है या कोच है उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज होगी। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बोन में इंजरी हुई है या कौन से जॉइंट में इंजरी हुई है या लिगामेंट जो है उसमें इंजरी हुई है, स्किन में इंजरी हुई है, तो किस जगह पे इंजरी हुई है ताकि वो ट्रीटमेंट जो है उस इंजरी के अकॉर्डिंग दे पाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसको नॉलेज होगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। नो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम को। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। ये एक हड्डियों का ढांचा है जिसमें बहुत सारी हड्डियां जो हैं पाई जाती हैं। तो शरीर का जो हड्डियों का ढांचा है इसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स, और ये जो बोन्स हैं ये आपस में लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर एडल्ट में जो है 206 बोन्स होती हैं और चिल्ड्रंस के अंदर जो है 213 बोन होती हैं। और इसको स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज एक्सियल स्केलेटन उसको बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है फर्स्ट हमारा आता है स्कल। स्कल ये खोपड़ी है, इसके अंदर जो है 28 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है स्टर्नम। स्टर्नम जो मिडल ऑफ द चेस्ट जो बोन है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये एक 1 नंबर में होती है, एक होती है स्टर्नम हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद रिब्स हैं जिसे हम पसलियां बोलते हैं। यहाँ रिब्स जो हैं ये हमारी 24 रिब्स होती हैं। उसके बाद हाइड बोन है। हाइड बोन ये जो नेक की बोन होती है इसको हम हाइड बोन बोलते हैं, ये एक होती है। और उसके बाद आपकी वर्टिबल कॉलम है जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो है 26 बोन जो है एडल्ट के अंदर होती हैं और 33 बोन्स जो हैं वो चिल्ड्रन के अंदर होती हैं। और इसी तरह दूसरा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया है बॉडी को। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स आते हैं। अपर लिम्स में मतलब बाजू होती हैं और लोअर लिम्स में लेग्स आते हैं। तो अपर लिम्स में जो है 64 बोन्स होती हैं और लोअर लिम्स के अंदर 62 बोन्स होती हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है ये आगे का हिस्सा जो है सर से लेकर पेट तक का हिस्सा एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो है अपर और लोअर लिप्स आती हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सपोर्ट। बोन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट
प्रोवाइड करती हैं। अगर बोन नहीं होती, जो हमारी बॉडी है उसको सपोर्ट नहीं मिलती। तो हम जो खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, ये सिर्फ पॉसिबल है बोन्स की सपोर्ट के कारण। बोन्स के कारण ही जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जो बोन्स हैं वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ये डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। तो इनके आगे जो है रिब्स आ जाती हैं, जो कि हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं कि किसी इंजरी के होने से, कि अगर कोई इंजरी होती भी है तो हमारे हार्ट और लंग्स को ये प्रोटेक्ट कर लेती हैं, उनको इंजर्ड नहीं होने देती हैं। तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट इज इट एक्ट एज अ लीवर। बोन जो है लीवर का काम करती हैं। जैसे किसी भी वेट को उठाना है, हमने उस वेट को किस पोजीशन से उठाना है, किस एंगल से उठाना है, ये हमारी बोन्स ही काम करती हैं। तो इसलिए ये एक लीवर का काम करती हैं। इट एक्ट एज ए स्टोर हाउस। जो बोन्स हैं ये एक स्टोर हाउस हैं। बोन्स के अंदर बहुत सारी जो मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये स्टोर रहता है। और इसलिए जो बोन्स हैं ये स्टोर हाउस का भी काम करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जो बोन मैरो है इनके अंदर आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए आरबीसी को प्रोड्यूस करने का काम भी बोन्स ही करती हैं। उसके बाद है सेल्फ रिपेयर। बोन्स जो हैं ये अपनी रिपेयर खुद कर लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी को फ्रैक्चर होता है, बोन टूट जाती है, तो क्या होता है कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही जुड़ने लग जाती है। अगर हम उसको सीधा नहीं करेंगे तो वो टेढ़ी ही जुड़ जाएगी, अगर हम सीधा करके जोड़ेंगे तो वो सीधी जुड़ेगी। तो इसलिए जो बोन्स हैं ये अपने आप से रिपेयर कर लेती हैं अपनी इंजर्ड होने के बाद। Now next is the classification of bones. Bones are classified in different type. फर्स्ट है हमारा लॉन्ग बोन्स। द बोन्स विच आर लॉन्ग इन साइज आर कॉल्ड लॉन्ग बोन्स। और ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ये लेग्स और आर्म्स के अंदर होती हैं, या ये कह सकते हो अपर और लोअर लिम्स के अंदर जो है लॉन्ग बोन्स होती हैं। फीमर और हिमरस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। फीमर जो है वो आपकी थाई की बोन होती है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो फीमर बोन होती है। और अपर आर्म की बोन जो है वो हिमरस होती है। तो ये हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में लीवर का काम करती हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट बोन्स। द बोन्स विच आर शॉर्ट इन साइज आर कॉल्ड शॉर्ट बोन्स। ये बोन्स जो है हमारी हाथों में और पैरों में होती हैं, जिनको हम कार्पल्स और टार्सल बोलते हैं, मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की शॉर्ट बोन होती हैं। हमारी बॉडी की शॉर्टेस्ट बोन जो है वो स्टेपिस होती है, जो कि कान के अंदर होती है। वो छोटी सी हड्डी होती है, उसको हम स्टेपिस बोन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन। द बोन्स विच आर फ्लैट इन साइज आर कॉल्ड फ्लैट बोन्स। ये बोन्स जो है वो हमारी स्कल के अंदर होती है, हमारी चेस्ट के अंदर होती हैं ये बोन्स। ये जो बोन्स होती हैं ये उस जगह पे होती हैं जहाँ प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में जहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये बोन्स होती हैं। तो ये बोन्स जो है ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट सिसामाइड बोन। सिसामाइड जो है एक सीड का नाम है, ठीक है, और ये इसकी शेप जो है इस सिसामाइड सीड की तरह होती है, बीज की तरह होती है, इसलिए इसका नाम सिसामाइड बोन है। ये बोन जो है नी के अंदर सिचुएटेड होती है, या फिर आपकी जो पाम्स है यहाँ पे सिचुएटेड होती है, और आपके जो फुट है उसके सोल में भी ये बोन होती है। तो इनको हम कहते हैं सिसामाइड बोन। नेक्स्ट है इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स मीन्स दोज बोन्स विच आर नॉट इन रेगुलर शेप। जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती हैं ना हमारे शरीर के अंदर, उनको हम इर्रेगुलर बोन्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां कहाँ पे होती हैं? रीढ़ की हड्डी जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। तो आपने देखा होगा स्कल में और हमारी बैकबोन के अंदर जो बोन्स होती हैं वो इर्रेगुलर इन शेप होती हैं। नो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स मीन्स आर्टिकुलेशंस और यूनिफिकेशन ऑफ टू और मोर बोन्स। जब दो या दो से ज़्यादा
बोन्स जो है वो जुड़ती हैं आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है जोड़। जो बोन्स हैं इनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो लिगामेंट्स करते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। फर्स्ट टाइप है जॉइंट की इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स को हम फिब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम फिब्रस जॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिब्रस टिश्यू से कनेक्ट होती है, इसलिए हम इसको फिब्रस जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट जो है इसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। वेयर देयर इज नो मूवमेंट इन द जॉइंट इज कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट की जो एग्जांपल है वो स्कल है। तो स्कल के अंदर बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं, बोन्स के अंदर जॉइंट होते हैं, और वो जॉइंट जो है वो किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं करते। तो जो जॉइंट कोई मूवमेंट नहीं करते उनको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल, नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इनको हम जो है कार्टिलेजनस जॉइंट भी बोलते हैं। ये वो जॉइंट होते हैं जिनकी मूवमेंट जो है बहुत कम होती है। वेयर देयर इज अ स्लाइट मूवमेंट इन द जॉइंट, सो इट इज कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसकी जो एग्जांपल है वो हिप जॉइंट जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसकी मूवमेंट जो है बहुत कम होती है। और थर्ड इज द freely movable joints. Freely movable joints or those joints where there is a high degree of movement is possible in the joints. Joints के बीच में movement बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम freely movable joints कहते हैं। freely movable joints जो है वो बहुत सारे हैं। फर्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हम कब्जेदार जोड़ बोलते हैं। दिस इज अ जॉइंट इन विच द एंगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें जो मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे आप देखते हैं ये जॉइंट जो है आपकी नीज में और एल्बोज में होता है। तो ये जॉइंट, ये इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट कौन सी हुई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है बस इसकी। ठीक है, तो एंगुलर मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हुई ना इसकी, तो इसलिए ये जॉइंट जो है हिंज जॉइंट है। इस जॉइंट को हमने कब्जेदार जोड़ इसलिए बोला है, जैसे दरवाजा होता है उसमें कब्जा लग जाता है ना, तो वो दरवाजा एक ही तरफ खुलता है। इसी तरह ये जो मूवमेंट जो है ये एक ही तरफ होती है, इसलिए इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट को हम कीलदार जॉइंट बोलते हैं। जैसे कील लग जाता है ना, और कील के आसपास की जो है रोटेशन होती है। इन दिस जॉइंट द रोटरी मूवमेंट ऑन वन एक्सिस इज पॉसिबल। इसमें रोटेटरी मूवमेंट होती है एक एक्सिस के ऊपर। जैसे आपकी नेक जो है जॉइंट है, तो ये नेक जॉइंट जो है क्या है, ये रोटेटरी मूवमेंट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन में ये घूम सकता है पूरा, लेकिन ये एक एक्सिस के ऊपर घूमता है। जैसे एक कील होती है ना, तो सिर्फ एक कील लगी हुई होती है, इसके ऊपर ही ये घूमता है, तो इसलिए इसका नाम जो है पिवट जॉइंट है। नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हम गेंद और गड्ढा जोड़ बोलते हैं। These joint have an angular movement in all direction. जो एंगुलर मूवमेंट होती है वो सभी डायरेक्शन के अंदर होती है। ये जॉइंट जो है जैसे शोल्डर जॉइंट है, आपने देखा होगा ये शोल्डर जॉइंट में, तो इसमें बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। ये बॉल है और ये सॉकेट है, तो ये बॉल है और ये गड्ढा है, ये बॉल इसके अंदर गई हुई है, तो इसलिए इसका नाम ने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला है। और इसकी जो मूवमेंट है दैट इज द एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये सभी डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, तो इसलिए इसका नाम जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को हम काठीदार जोड़ भी बोलते हैं। ये जॉइंट इस तरह से होता है जैसे घोड़े के ऊपर कोई राइडर बैठा हुआ होता है, तो इस तरह से इसकी शेप होती है। इसमें जो है ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है। आर्म का जॉइंट है ये एग्जाम्पल है सैडल जॉइंट का, तो इसमें ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब फिसलने वाला जोड़। तो ये जॉइंट जो है ये अरिस्ट में जो आपकी कार्पल जॉइंट है, इसको हम ये जो कार्पल्स है ये कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, क्योंकि ये फिसल रहा है। ऐसे ही आपकी जो एंकल है वहाँ पे टार्सल जॉइंट होता है। तो रिस्ट में कार्पल्स और एंकल में टार्सल जॉइंट जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है।
Now, next topic of this unit is properties and functions of muscles. So first of all, let us come to know about the muscle. हमारी बॉडी का नियर अबाउट 40 to 50% जो बॉडी का वेट है उसमें मसल्स का वेट होता है, और हमारी बॉडी में 600 नियर अबाउट जो है वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं। और ये मसल्स जो हैं ये मसल सेल की बनी होती हैं जिनको हम मसल फाइबर बोलते हैं। मसल फाइबर जो है, ये जो फाइबर है ये छोटे छोटे थ्रेड मिलकर मिलकर बनती हैं, और ये जो थ्रेड है इसको हम मायोफिब्रिल बोलते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल है इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं, और बहुत सारे फाइबर मिलकर आपस में एक बंडल बनाते हैं, ठीक है। और इस बंडल को जो जोड़ने का काम है वो सार्कोलीमा करता है। तो इस तरह से बहुत सारे थ्रेड जो है, फाइबर जो है वो मिलकर एक मसल को बनाते हैं। जितना बड़ा मसल फाइबर का बंडल होगा उतना ही मसल का साइज जो है वो बड़ा होगा। तो मसल्स जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? फाइबर्स की बनी होती हैं, और बहुत सारे फाइबर मिलकर मसल को बनाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स, मसल्स के अपने बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तेजित होना। एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू एक्टिवेट। जितनी ज़्यादा मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगी, जितनी ज़्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट होगी, जितनी ज़्यादा वो एक्साइटेड होंगी, उतनी ही मसल्स के अंदर ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा वेलोसिटी और ज़्यादा एंडोरेंस जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। जैसा आपने देखा होगा बॉक्सिंग के अंदर जब प्लेयर जो है वो पंच मारता है अपोनेंट को, तो जब जितनी ज़्यादा उसकी मसल्स एक्साइटेड होंगी, जितनी ज़्यादा मसल्स उसकी तैयार होंगी उस काम को करने के लिए, पंच मारने के लिए, उतना ही उसका पंच जो है उसके अंदर ज़्यादा फोर्स होगी और ज़्यादा वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट है हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है सिकुड़ जाना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू शॉर्टन फोर्सिबली। मतलब क्या है कि इसमें जो मसल्स हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो ये शॉर्टन हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग के अंदर जब अपोनेंट जो है वो पंच मारता है तो दूसरा प्लेयर जो है, जो डिफेंड करने वाला है, वो अपनी मसल्स को सिकुड़ लेता है, अपनी मसल को शॉर्टन कर लेता है ताकि उसका पंच जो है उस तक ना पहुंचे या कम फोर्स से पहुंचे। तो इस तरह से मसल्स की सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट इज द एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है ताड़ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू बी स्ट्रेच्ड। मसल्स का स्ट्रेच हो जाना। आपने देखा होगा बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर मूवमेंट्स आती है जिसमें मसल्स जो है स्ट्रेच हो जाती हैं या ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं। ओवर स्ट्रेच होने से क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये मसल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि रबड़ की तरह खिंच जाना और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाना। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ एंड शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। जब भी मसल्स स्ट्रेच होती हैं, कोई भी मूवमेंट करते हुए मसल जब स्ट्रेच होती हैं तो स्ट्रेच होने के बाद वापिस वो दोबारा अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापिस आ जाती हैं, अपनी शेप में वापिस आ जाती हैं। उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आपने देखा होगा तो आसन करते हुए जब स्पोर्ट्स पर्सन जो है स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसकी बॉडी की मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। मतलब जो वो मूवमेंट करना चाहते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की वो करते हैं और फिर दोबारा वापस जैसे उनकी बॉडी की पहले पोजीशन थी वैसे वापस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी।
नो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स के प्रकार। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स। फर्स्ट है हमारा वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल और विच आर अंडर आवर कॉन्शियस, वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्म्स की मसल है, हैंड की मसल्स हैं, या फिर आपकी लेग्स की मसल्स हैं, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे हम मुट्ठी अगर बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो हाथ की मसल्स हैं, ये कौन सी मसल हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं। तो जो जिन मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जब हम चाहें उनकी मूवमेंट कर सकते हैं, जब हम चाहें उसकी मूवमेंट बंद कर सकते हैं, तो वो मसल्स कौन सी हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं। और दूसरी मसल्स कौन सी होती है? इनवॉलंटरी muscles. Involuntary muscles are those muscles which are not under our control. They work on their own or they work automatically. वो अपने आप से काम करती रहती हैं, वो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, हमारे चाहने से काम नहीं करती हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करती रहती हैं। जैसे आपकी हार्ट की मसल्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स हैं। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं, वो अपने आप काम करती हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। तो उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। और थर्ड है हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक हम बोलते हैं हार्ट को। जो मसल्स हार्ट के अंदर होती हैं, हार्ट की जो वॉल बनाती हैं जो मसल्स, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कार्डियक मसल्स भी जो है वो कौन सी होती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो भी ऑटोमेटिकली काम करती हैं, अपने आप से खुद काम करती हैं। दे आर आल्सो नॉट अंडर अवर कंट्रोल, तो उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल। नो नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स जो है इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? सबसे मेन फंक्शन है मसल्स का, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी। मसल्स के बिना जो है बॉडी की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। हमारी बॉडी की जो शेप है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ मसल से ही पॉसिबल है। मसल नहीं है तो हमारी बॉडी का, हमारा बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर मसल्स देती हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो मसल्स हैं ये बोन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि बोन्स के ऊपर जो है मसल्स होती हैं और बोन्स को डायरेक्ट इंजरी नहीं होती। और ऐसे ही ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। उनको अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उनके ये ऑर्गन्स जो हैं डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इट परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स जो हैं वो मसल्स के अंदर होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर हैं तो मसल्स की मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है, और हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा है तो मसल्स की मूवमेंट जो है वो स्लो होती है। तो इसलिए फाइबर्स के ऊपर जो है वो मसल्स की मूवमेंट डिपेंड होती है। तो मसल्स जो है वो अलग अलग तरह की मूवमेंट करते हैं। कार्डियक मसल्स परफॉर्म पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट में जो पंपिंग एक्शन होता है, हार्ट की जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती है, वो कार्डियक मसल्स के द्वारा ही पॉसिबल होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शंस की जो मूवमेंट है, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल्स। और मसल्स के होने के कारण जो है रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होती है, या ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल्स। Next topic of this unit is structure and function of respiratory system and circulatory system. So firstly let us come to know about the respiratory system. Respiratory system को हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। ब्रीदिंग जो है प्रोसेस होती है इसके अंदर, या ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती है। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट गैसेस का शरीर से बाहर निकालना, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमारी बॉडी को जो है जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना लें तो हम जो है मर सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी हर एक बॉडी पार्ट को, टिश्यू को और सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी सेल जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो बाह्य रेस्पिरेशन है, जो बाहर से हम लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, उसके बाद लंग से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरी है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन वो होती है जो सेल्स और टिश्यूज के अंदर जो है रेस्पिरेशन होती है। जैसे हर सेल और टिश्यू जो है वो लगातार जो है ब्रीदिंग करता रहता है, तो उनके बीच में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर हम कुछ टाइम के लिए अपना सांस बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस उनके अंदर चलता रहता है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होता है वो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। और जो रेस्पिरेशन हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं वो इस तरह से है। फर्स्ट जो है वो नोज़ है। जब हम एयर जो है लेते हैं तो हमारी दोनों नोस्ट्रिल से एयर जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है। यहाँ से एयर जो है वो प्यूरिफाई होती है। एयर के बाद जो विंड है वो हमारे फेरिंग्स में जाती है। हमारी नोज़ के पीछे जो है एक फेरिंग्स है और वहाँ पे जो है एयर जाती है। फेरिंग से फिर जो है लरिंग्स में विंड जाती है। लरिंग्स को हम जो है वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लरिंग्स के बाद जो विंड है वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया को हम जो है विंड पाइप भी बोलते हैं और ये फूड पाइप के आगे होती है। फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में एक ढक्कन लगा होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। और जब खाना खाते हैं तो ये ढक्कन खुलता और बंद होता रहता है ताकि हमारी जो विंड पाइप के अंदर फूड ना जाए। तो उसके बाद ट्रैकिया के बाद जो विंड है वो आगे ब्रोंकाई के अंदर जाती है। ब्रोंकाई जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट ब्रोंकाई और एक लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट ब्रोंकाई के मुकाबले कम वाइडर होता है। राइट ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग्स के अंदर एंटर करता है और लेफ्ट ब्रोंकाई जो है वो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर करता है। जो राइट लंग्स है उसके 3 लोब होते हैं और जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक डायफ्राम आता है। डायफ्राम जो है रिब केज के बॉटम में होता है और जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो इस तरह से डायफ्राम रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती रहती है। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स हमारे जो है वो खुल जाते हैं, उसके अंदर एयर जाती है और जैसे रिलैक्स होता है और डायफ्राम जो है वो नीचे चले जाता है। तो इस तरह से जो हमारी जो चेस्ट की मूवमेंट है वो डायफ्राम के अप डाउन होने के कारण दिखती है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्लड।
हमारी बॉडी को जो ब्लड को जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालने का काम जो है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है इसको मेंटेन करने का काम करता है ये। इट अफेक्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण होता है। इसके साथ साथ जो इंटरनल रेस्पिरेशन है दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो सेल्स, टिश्यूज और कैपिलरीज के बीच में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण होती है। इसी तरह जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही पॉसिबल है। ये बॉडी के अंदर जो पीएच लेवल है इसको रेगुलेट रखता है। इट अफेक्ट द हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट रेट है ये साइमल्टेनियसली इफेक्ट करता है रेस्पिरेशन रेट से। अगर हमारी रेस्पिरेशन रेट हाई है तो हमारी हार्ट रेट भी जो है वो इंक्रीज होगी। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटर कर जाएंगे। Now next is the structure and function of circulatory system। तो पहले हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है हार्ट और ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। ये जो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं ये पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करती हैं, क्योंकि ब्लड के बिना हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स काम नहीं कर सकते। हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड की सप्लाई हमारे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को नहीं होती तो हमारे बॉडी पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन तक ब्लड की सप्लाई होना और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है और साथ ही जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है उनको। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर जो मेन ऑर्गन्स आते हैं वे हैं हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम हार्ट को पढ़ते हैं। हार्ट जो है एक कार्डियक मसल है। इट इज ए हॉलो कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है और इट इज लोकेटेड इन द थोरैक्स बिटवीन द लंग्स एंड अबव द सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ द डायफ्राम। जो हार्ट है इसका जो वेट होता है ये लगभग 300 ग्राम का होता है और इसका जो साइज होता है फीस्ट के बराबर होता है। जो मुट्ठी होती है इसके बराबर का साइज होता है हार्ट का। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट साइड द्वारा जो है दो चैम्बर में डिवाइड है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को जो है आरिकल बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को जो है वो वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस तरह से जो हार्ट है उसके 4 पोर्शन हो गए। एक क्या हो गया, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट ऑरिकल जो है, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, यहाँ अलग हार्ट जो है वहाँ पे पंपिंग का काम करता है और ऐसे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में अलग पंपिंग का काम करता है। राइट ऑरिकल से जो है राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जाता है, यहाँ पंपिंग का काम करता है हार्ट। और लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है आयोटा के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सप्लाई होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है हार्ट दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो है पंपिंग का काम करता है।
नेक्स्ट इज ब्लड सर्कुलेशन। जो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप में होता है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आता है और फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर जो है जो इम्प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है, क्योंकि लंग्स में प्योर हो जाता है ब्लड, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ जाता है। तो जो ब्लड इम्प्योर ब्लड जो है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरी है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो प्योर ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा है, वहां से लेफ्ट आरिकल से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई होगा, ब्लड की सर्कुलेशन होगी। तो जो ब्लड आयोटा के थ्रू जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हुआ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है हार्ट रेट। हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हार्ट जो है कितनी बार पंप करता है। तो नॉर्मली हार्ट जो है वो 72 टाइम्स जो है 1 मिनट के अंदर पंप करता है। नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है हार्ट पंप करता है। तो नॉर्मली जो है एक वीट के अंदर जो है हार्ट 80 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये इंक्रीज भी हो जाता है। तो नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मीन्स अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली 5 to 6 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है, लेकिन जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। कितनी फोर्स से जो हार्ट की वॉल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में हम इसको लेते हैं। तो ये हमारा जो है 72 जो है सिस्टोलिक होना चाहिए और 120 जो है वो डायसिस्टोलिक होना चाहिए। तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नो नेक्स्ट इज आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं ब्लड वेसल्स होती हैं दैट टेक अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट। हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की जो सप्लाई करती हैं, ब्लड की जो सर्कुलेशन करती हैं वो आर्टरीज करती हैं और ये प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जो आर्टरीज होती हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं और इनकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आर्टरीज को ज़्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करना पड़ता है सर्कुलेशन के टाइम। और आगे जाकर आर्टरीज जो हैं वो छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है और फिर वो सभी बॉडी पार्ट को ब्लड की सप्लाई देती है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स आर आल्सो ब्लड वेसल्स एंड दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। क्या काम करती हैं, पूरी बॉडी में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स के द्वारा वापिस हार्ट में आता है प्योर होने के लिए। और जो वेन्स हैं ये इनकी इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू आर्टरी से कम होती है, क्योंकि इनको कम प्रेशर जो है एक्सर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है इट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं।
कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जो भी एक्सचेंज होना है मटेरियल का वो कैपिलरीज के अंदर होता है। तो नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंचाना ब्लड के थ्रू, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलना, ये मेन काम है इसका। उसके अलावा जो है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। वाटर बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, वो मेंटेन रहता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स जो है वो होता है इसमें। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम को हम स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ द बैलेंस। ये कौन सी स्टेट है, बैलेंस की। इसमें जब बैलेंस बनाती है हमारी बॉडी तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। When all the forces acting on the body are counterbalanced by equal and opposite forces so that the sum of the forces may equal to 0 is called state of equilibrium। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, equilibrium take place when all the forces acting on a point is 0। एग्जाम्पल आप देखें कि जैसे मेरे पास पेन है तो इसको मैंने अपनी उंगली पे रखा है, तो कब जो है इसका स्टेबिलिटी बनेगी, कब बैलेंस बनेगा, जब दोनों तरफ जो है इक्वल फोर्सेस होंगी और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा, तभी जो है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक ही तरफ अगर फोर्स ज्यादा हो गई तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज द बैलेंस। और बैलेंस कब होता है, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान जब हम अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी ड्यूरिंग इट्स रेस्ट और स्टेबल पोजिशन। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है या स्टेबल पोजिशन में होती है उस वक्त स्टेबिलिटी जो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है जैसे हैंड स्टैंड करते हैं, तो हैंड स्टैंड के वक्त जो है हमारी बॉडी क्या होती है, स्टेबल होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी क्या होती है, स्टेबल पोजीशन पर होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड इट्स यूजेस इन स्पोर्ट्स। तो स्टेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है ब्रॉडर द बेस ग्रेटर द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा हमारा बेस जो है वो ब्रॉडर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग जो है वो अगर उसका बेस ज़्यादा बड़ा होगा और ऊपर से चाहे वो छोटी हो जाएगी तो उसका जो है वो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, और अगर हम उसका बेस छोटा रखें और ऊपर से बड़ी कर दें तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जितना ज़्यादा बेस बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। इसका अगर हम स्पोर्ट्स में एग्जांपल दें तो आप देखते होंगे कि वॉलीबॉल में जब प्लेयर जो है वो डिफेंड करता है तो वो स्टांस लेता है, बॉल को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या करता है वो नीचे जो है बेंड हो जाता है और अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी नीचे ले आता है और अपने पैरों को ज़्यादा खोल देता है। पैरों को ज़्यादा खोल के वो क्या करता है, अपना जो बेस है उसको बढ़ा लेता है और फिर जो है वो बॉल को हिट करता है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आप एग्जांपल देखें कि आपके पास एक जो है टीटी की बॉल है और एक आपके पास कोस्को की बॉल है, तो दोनों को आपने सेम फोर्स लगाई है, तो कौन सी बॉल ज़्यादा मूव करेगी, टीटी की बॉल, क्योंकि उसका वेट कम है। तो टीटी की बॉल की स्टेबिलिटी कम होगी और जो कोस्को की बॉल है या कोई और बॉल है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है।
Next is the lower the center of gravity is to the base of sport, the greater the stability. जितनी ज़्यादा center of gravity जो है वो base के नियर होगी, ground के नियर होगी, उतनी ज़्यादा stability जो है वो ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल में आपने रेसलर को देखा होगा तो वो अपनी नीज को बेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाते हैं, बेस के नीचे लाते हैं, ताकि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी पॉइंट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज बैलेंस्ड। ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी को बैलेंस किया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि बॉडी का सेंटर। और नॉर्मली हम अगर देखें तो हमारी बॉडी का सेंटर जो है वो हमारा नेवल रीजन होता है, जब हम सीधे खड़े होते हैं, जो हमारी बॉडी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है वेट के अंदर। अगर हम राइट साइड बेंड करेंगे तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है राइट साइड पे आ जाएगी। अगर हम लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट साइड आ जाएगी। अगर हम सेंटर में खड़े होंगे तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी बॉडी के सेंटर में आ जाएगी। ऐसे ही हम आगे की तरफ जब झुकते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे हेड की तरफ आ जाती है। इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। तो इसलिए इसको हमने कहा है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, ये जो है चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। नो नेक्स्ट इज द यूज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्लेयर कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी डिफेंस पोजीशन इन वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आप देखते होंगे कि जब भी प्लेयर डिफेंस करने लगता है, बॉल को उठाता है वो देने के लिए, तो वो अपनी नीज को बेंड कर लेता है, पैरों को थोड़ा खोल लेता है और वो बेस लाइन के पास हो जाता है, जिससे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ने से क्या होता है कि प्लेयर जो है उसकी पोजीशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट इज स्प्रिंट्स। स्प्रिंट्स में आपने देखा होगा कि प्लेयर जो है जब वो स्टार्ट लेता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो अपने हाथों की तरफ ले आता है, ताकि उसकी जो मूवमेंट करने में उसको आसानी हो सके। और जब प्लेयर जो है हैंड स्टैंड करता है जिम्नास्टिक के अंदर तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैंड्स में आ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने इस यूनिट के सभी टॉपिक बड़े अच्छे से थॉरोली आपको जो है वो पढ़ाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। इस यूनिट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से नोट जरूर पढ़ें। और इस वीडियो को आप जब 2-3 बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू स्टूडेंट।